गाइस, आज जानते हैं ये जो यूजीसी विवाद हो रहा है, यह एक टेस्ट भी है। किसका टेस्ट? कौन कर रहा है ये टेस्ट? मैं बताऊँ, ये भाजपा कर रही है टेस्ट। वो ये टेस्ट कर रही है कि क्या सवर्ण के बिना हम कोई चुनाव जीत सकते हैं। वो दांव लगा रही है, वो यूपी को दांव पे लगा रही है, क्योंकि यूपी में अधिक से अधिक सवर्ण लोग फ़िलहाल तो हैं और बिहार में भी है। मतलब तो क्या है कि ये टेस्ट कर रही है कि आज हम सवर्णों के खिलाफ पूरी तरह से जितनी चीज़ें कर सकते हैं कर लें। ठीक है, यूजीसी जैसे एक्ट लाते, और भी बहुत सारे एक्ट लाएंगे। ये नहीं है कि मतलब यूजीसी ही केवल। इन्होंने 70 साल से अपने देश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों को आरक्षण दिया। ठीक है, भेदभाव के हिसाब से। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये भेदभाव करते हैं, और उन्होंने जनरल कैटेगरी को सच में मतलब अपनी तरफ से उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है लिखित तौर पे कि जनरल कैटेगरी इसलिए मतलब कि आगे है जो मतलब ये क्या नाम है, भेदभावपूर्ण है, क्योंकि हमको उन्होंने मतलब आधे से मतलब कहा है कि भेदभावपूर्ण है हम, कि हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है, हम ज़्यादा तेज़ स्मरण शक्ति रखते हैं, और हमसे जो हमारी स्मरण शक्ति है वो इसलिए है क्योंकि हम बहुत अच्छा हमारा रहन सहन था, हमारे पास धन दौलत थे, इसकी वजह से। पर इनको नहीं पता कि जितने भी बड़े हमारे मतलब धर्म क्या कहते हैं, विद्वान प्रकांड पंडित हुए, वो सब बड़े गरीब थे। आप खुद जाके देख सकते हैं इतिहास में। इस बात को कोई भी दलित सब और एससी एसटी या ओबीसी वर्ग के लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि वो जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं आजकल फ़िलहाल में, मतलब मैं फ़िलहाल जनरल कैटेगरी से केवल अभी फ़िलहाल में ब्राह्मणों को जोड़ना ठीक नहीं समझूंगा। जनरल कैटेगरी में मैं क्षत्रिय, ब्राह्मण और कुछ लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं बनिया लोग भी, वो लोग भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। और भी कई कास्ट हैं, बट मुझे अभी फ़िलहाल उतना ही पता है। बट ये सच में देश को बांटने की दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए, आज ये सवाल उठा तो रहे हैं आप कि मतलब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कल को यदि आप कोई ऐसा एक्ट फिर लाते हैं जिसका विरोध कर रहे हैं, आप नहीं मानते हैं, तो फिर इस जनरल कैटेगरी के पास ऑप्शन क्या होगा? विद्रोह ही एक ऑप्शन होगा सर। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी हम कोई कदम चलते हैं तो बड़ा सोच समझ के चलना होता है। और याद रखिए, विद्रोह में यदि जनरल कैटेगरी वाले गए तो कोई बचा नहीं पाएगा। आप खुद समझते हैं इस बात को, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके हिसाब से ताकतवर लोग हैं, लेकिन सच्चाई कुछ पीछे और ही है। जो ताकतवर लोग लगते हैं, पर इतने ताकतवर वो क्या ही कहूँ मैं इस मुद्दे पर नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए, मैं फिर भी ये वार्न करना चाहूँगा कि ये फ्यूचर की डिसीजंस तय करेंगे। यदि मेरे मन में इस बात का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे मतलब मुझे भनक भी लग गया कि आप अब हमसे नफ़रत करते हैं, आपसे आशय है सरकार, याद रखिए, भारत सरकार आपसे आशय है। ठीक है, भारत सरकार में कौन कौन आ सकता है? हो सकता है अभी के जो टर्म्स में भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार है, और आने वाले कुछ सालों बाद भी मे भी हो सकता है कि भाजपा की हो या ना हो। उसमें कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ऐसे कुछ कहते हैं शायद, महाविकास अघाड़ी नहीं, मतलब महागठबंधन, सॉरी, तो इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं, तो इसकी सरकार भी आ सकती है अगर ये लोग जनरल कैटेगरी के खिलाफ ये चीज़ें करना बंद नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, भारत राष्ट्र खतरे में होगा। और फिर देखिए, ऑप्शन 2 होते हैं सबके पास। सेनाओं को बुलाया जाता है वापस। आप सोचते हो ना, किसी भी देश की सेना को भंग करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है?
अगर जो भी हमारे राष्ट्र में जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, पुरुष उनके पिता हैं जो सैनिक हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के, वो सैनिक के घर वाले अगर अपने बेटे को वापस बुला लें, ठीक है, तो राष्ट्र की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है, साथ में राष्ट्र की शक्ति खतरे में पड़ सकती है। तो ये मत सोचिए कि राष्ट्र की को छेड़-भेड़ नहीं किया सकता, छेड़-भेड़ किया जा सकता है, पर कैसे ये तरीका मुझे पता है। मैं अपने राष्ट्र की छेड़-भेड़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु छेड़-भेड़ करने का एक सिचुएशन होता है। सिचुएशन में जैसे कि आप बिल्कुल हमारे खिलाफ ही चीज़ें करे जा रहे हो। आप आरक्षण लाए 10 साल के लिए, ठीक है, आपने उसे एक्सटेंड किया 20 साल हुआ, 30 साल, 40, 50, 60, 70, आज ये 80वें बरस में प्रवेश कर चुके हैं हम, ठीक है। 10 साल यानी और एक्सटेंड कर दिया आपने, 80 तक हो जाएगा। तो इस आरक्षण को बढ़ा करके आपने 80 साल से, आप 80 साल में कोई विकास ना कर पाए। एक बार ट्राई करके देखिए जनरल कैटेगरी के साथ, जितना आरक्षण आपने दिया ना 10 साल के लिए सारे आरक्षण उल्टा कर दीजिए, मतलब समझ रहे हैं ना, रिवर्स कर दीजिए। ये सारे जनरल कैटेगरी वालों को आरक्षण दे दीजिए और देखिए आप कितना सुधार होता है। मतलब चुटकियों में बता रहा हूँ, चुटकियों में सब यूँ, मतलब जनरल कैटेगरी वाले ये सब चीज़ें ऐसे कवर करेंगे ना कि क्या ही बताएं हम। और क्यों कर पा रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो सच में पढ़ने और शिक्षा पे ध्यान देते हैं। और रीज़न ये नहीं है कि वो 10 साल पहले कैसे थे, या तो एक कार में जाते थे, स्कूल छोड़ने जाता था उनको कोई, तो वो लोग बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे और विद्वान लोग बने हैं। विद्वान लोग हमेशा गरीब घरों से ही आते हैं, सच्चाई है। और आप ब्राह्मणों को इतना बुरा जो बोलते हो, क्षत्रियों को, ये ठीक है, तो आप इतिहास के सारे पन्नों को उठा लीजिए, ब्राह्मणों ने ऐसा कोई भी दलित नहीं है जिसकी मदद नहीं की है। और ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों का गुणगान किया है, ठीक है। अब कैसे, आपके अनुसार 1948 या 47 जो 1947 से 1950 का जो टर्म था, वो अंग्रेज़ों ने आज़ादी का और हमें संविधान बनाने का मौका दिया था। और उस वक्त उस संविधान सभा में मौजूद सारे के सारे लोग, मतलब संविधान सभा में नहीं, जो संवैधानिक घटनाक्रम हो रहा था, मतलब जो लिखा जा रहा था लिखित संविधान, उस वक्त अधिक से अधिक लोग, समझ लीजिए 50 से 70% लोग सारे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण मतलब जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण बोलता हूँ, मुझे टर्म्स में इस्तेमाल करना चाहिए सही से, मेरे माफ़ करिएगा इसके लिए। क्षत्रिय, ब्राह्मण और जनरल कैटेगरी के थे। इन्होंने अपने आप को जनरल में डाला, ठीक है। और जैसे कि अपना नुकसान करके, उस वक्त ताकत इनके पास थी, पूरा चाहते तो उस वक्त भी देश को हाईजैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हाईजैक नहीं किया देश को। उन्होंने बोला कि लोकतंत्र का जब टर्म आया है तो इन्हीं ब्राह्मणों ने उससे एकदम शुद्धता से लागू किया, समझ रहे हैं, इन्हीं ब्राह्मणों, क्षत्रियों और बनियाओं ने, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इतना अच्छे से लागू किया कि देश हमारा मतलब आज तरक्की कर रहा है। मतलब बीच में कांग्रेस सरकार की टर्म में भी काम किया, अच्छा काम किया, बट थोड़ी बहुत करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ। करप्शन एक बहुत ही बेकार और घटिया खेल है। और जैसे कि क्या कहते हैं, करप्शन के अलावा पैसे, मतलब करप्शन मतलब पैसे ऐंठना सरकारों द्वारा, और कई सारे एम्प्लॉइज़ जो थे उनके सारे करप्टेड थे। और अब जो नई सरकार आई, हम सोचते हैं कि वो करप्टेड नहीं है, क्योंकि उनके में उजागर नहीं हो रहा है कोई घोटाला बड़ा सा। भाई घोटाला उजागर कैसे होगा, क्योंकि जो पिछली सरकार है वो, उससे इन्होंने सीख ली है कि भाई कोई भी उजागर ना होने दो, वैसा घोटाला वो उजागर होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। कैसे पैसे खाए जा रहे हैं। पर जब हम
इस बात को करते हैं कि 70 साल हो गए, हमने 70 साल तक आपको ही सहायता कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि जुडिशरी से लेकर के न्यायपालिका कर कार्यपालिका जो कहते हैं, ठीक है, उन सब में हमारी यानी जनरल कैटेगरी की संख्या ज़्यादा है। बताइए, हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद हम सारे कानून मानते हैं, आपको हम फिर भी इस देश में रहने दे रहे हैं। सोचने वाली बात है, रहने दे रहे हैं। क्यों मैंने शब्द टर्म इस्तेमाल किया? ये देश आपका भी तो है, ये है, उसके बाद भी मैं ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अनुसार कि हम भेदभाव कर रहे हैं, हम आपकी हत्याएं कर रहे हैं, हम मतलब आपको बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हम आपकी ब्रीड को नष्ट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, आप कह रहे हो। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आप दलित, SC ST का नाम लेकर के आप जनरल और क्षत्रियों को समाप्त कर रहे हो, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को, बनियाओं को समाप्त कर रहे हो। तो याद रखिए, हमारे अस्तित्व की बात आ जाएगी तो फिर हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए फिर हमें भी गलत कदम उठाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो मैं होप करता हूँ कि इस वॉकिंग विद अजय के इस लिटिल ब्लॉग टाइप वीडियो में, डिस्कशन में आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। और मैं आगे बहुत ही ख़तरनाक मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, जो मेरे लिए ख़तरनाक है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है, आपको ये बकवास, बोरिंग और घटिया लग रहा होगा, बट ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आज हमने नहीं बोला इस पे ना, तो मैं बता तो रहा हूँ कि कई सारी पीढ़ियाँ हमारी कहेंगी ना कि जब हमारी द्रौपदी का चील हरण हो रहा था तो हम लोग चुप बैठे थे, समझ गए। जब हमारी द्रौपदी का चील हरण हो रहा था तो हम चुप बैठे थे। तो क्योंकि हमने इतिहास से सीख लिया है, हमने महाभारत से सीखा है कि जहाँ गलत हो रहा हो, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, उनका विरोध करना होता है। यही धर्म है। और धर्म, क्योंकि हम हिंदू धर्म से हैं, तो धर्म का अनुसरण करते हुए हम इस धर्म का पालन करेंगे। हम केवल यही मुद्दा एक नहीं है कि मतलब वो UGC वाला बात केवल UGC की नहीं है यार। मतलब तो कोई भी केस कर दे, कोई बात नहीं, लड़ाओ, मारो, जैसे हमको जेल में डालो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बीच में SC ST एक्ट आया था, तो ऐसे तो बीच में हुआ था, कई सारे कानून उसमें थे, गड़बड़ किए थे मायावती ने। तो उस कानून को देशव्यापी तौर पे लागू कर दिया गया। भाजपा ने उसमें थोड़े बहुत कन्वर्जन किए कानून में, पूर्णतः नहीं किए। अगर 100 में से कहा जाए तो 98% वही कानून रहा, बस 2% चेंज किया कुछ चीज़ें, लेकिन उन्होंने पूरा चीज़ें चेंज नहीं की जो मेन गलत चीज़ें थी। बट क्या कहें कि भाई, राष्ट्र का विकास मेन मुद्दा है, और राष्ट्र का विकास किसी भी हद पे जाके कह सकते हैं। जब हमारा अस्तित्व रहेगा तभी हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे इस रिवॉल्यूशन का क्या असर होता है। और मैं आपको भड़काने वाला हूँ, बुरी तरह से भड़काने वाला हूँ। इसलिए भड़काने वाला हूँ और इस मुद्दे पे भड़काने वाला हूँ कि अस्तित्व खतरे में है, अस्तित्व खतरे में है हमारा। और हमारा अपना अस्तित्व जब खतरे में हो तो हमें अपनी सरकार के खिलाफ़ जाना चाहिए। सरकार के खिलाफ़ जाने से आशय क्या होता है? विरोध करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घुस जाइए उनके घरों में और उनको उठा लाइए और उनको मारिए जान से, ऐसा नहीं, ये बहुत गलत कार्य है। ये मिस्टर मोहनदास गांधी जो हैं, वो पूर्व अंग्रेज़ों के पिट्ठू, और वो राष्ट्रपति उसके वो मतलब कानूनी तौर पे राष्ट्रपिता नहीं है, याद रखिएगा। तो आप उनके साथ जैसे चाहे वैसे पेश आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई कानून बाध्य नहीं करता।
ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता पद होता ही नहीं है, याद रखिए, ये गलत है एकदम। तो आपने जब ये राष्ट्रपिता पद दिया जाता था तब भी विरोध नहीं किया था, वैसे ही आज आपको करना है, ठीक है। विरोध करिए, सरकार के खिलाफ जाइए, परंतु हिंसा जो वो कहते हैं ना, वो इसने हिंसा का साथ ले लिया। हिंसा कब होता है? हिंसा जब करना होता है जब आपके ऊपर हिंसा हो रही है, आपके साथ हिंसा हो रही है। ये हमारे देश का कानून कहता है कि यदि आपको कोई मारे तो आप चुपचाप झापड़ खा लो, ठीक है, और चले आना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हमारे क्षत्रियों के लिए कानून बता रहा हूँ कि हम ब्राह्मणों ने आपको इसलिए शिक्षा नहीं दी है कि जा कर के मार खा कर के हाथ में चूड़ी पहन के चले आना घर। ना ना ना, याद रखिए, हमने शिक्षा आपको इसलिए दी है कि आप हमारी भी रक्षा करें और अपनी भी। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हम अपनी रक्षा और भी खतरनाक तरीके से कर सकते हैं, परंतु हम और क्षत्रिय दोनों के अस्तित्व की बात चल रही है यहाँ पे। और जब दोनों रहेंगे, दोनों का अस्तित्व बचेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, हम कभी विपरीत थे भी नहीं। वैसे राम के राज्य की बातें तो आप जानते ही हो, राम के राज्य की बातें भी नहीं, 1950-49 की बातें कर रहा हूँ मैं, अभी की भी बातें कर रहा हूँ। अभी भी आज जो क्षत्रिय सम्मान देते हैं हमें, हम उसे मतलब कभी उनसे कहते नहीं कि हमें ऐसे से बात करो, वो स्वयं देते हैं सम्मान। कभी हमने नहीं कहा उनसे कि भाई तुम मुझसे प्रणाम करके बात करो या फिर मेरे सामने तुरंत आते झुक जाओ। नहीं यार, वो खुद से उनके अंदर आता है चीज़ें। और क्षत्रियों के अंदर कि किसी भी ब्राह्मण को देखते हैं, यदि उनको पता है कि ये ब्राह्मण है तो उसे प्रणाम करते हैं, उससे मतलब ग्रीट करते हैं और उनके साथ अच्छे व्यवहार करते हैं। भले ही उन्हें उस ब्राह्मण ने उन्हें 4 झप्पड़ भी मारे हों या फिर उन्हें गाली भी दी हो कभी, परंतु प्रणाम में अवश्य करते हैं, ठीक है। वो उस मुख्यमंत्री की तरह नहीं कि पा लगी प्रणाम उसके बाद धाएँ से, वो वाला नहीं। वो असभ्य व्यक्ति था और उस असभ्य व्यक्ति के साथ चीज़ें होंगी, चिंता ना करिए, अच्छी चीज़ें होंगी। पर क्या है कि अब हमें एकजुट रहना है। और मुझे पता है अभी मेरे सब्सक्राइबर बेस नहीं है कि मैं किसे ही बता रहा हूँ। मैं 115 लोग या 170 लोग, 150-60 लोग जो मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, मैं उन्हें भी नहीं बता रहा हूँ। मैं ये अपनी थॉट डाल रहा हूँ, एक सबूत के तौर पे डाल रहा हूँ कि देखो ये मुद्दे पे मैंने बोला था, ठीक है, और मैंने सार्वजनिक मंच पे बोला था। तो धन्यवाद दोस्तों, इन सभी मुद्दों पे मैंने खुल कर के बात की है और अपनी भड़ासे भी निकाली हैं। और ये किसी कानून का अधिकार है इसके लिए नहीं बोला मैंने कि मुझे बोलने का अधिकार है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। ये मैं को बोलना था, मैं बोल रहा हूँ कि कोई अधिकार में नहीं आता, समझिए ना। यदि अचानक से कोई आपको पीठ पे खूब तेज़ से खींच के मुक्का मारे या फाइट मारे तो आप अचानक से आह करके बोलोगे ना, मतलब कि दर्द का जो आवाज़ आता है वो एक्सप्रेस तो करोगे ही, तो वो रोक नहीं सकता। उस पर कानून नहीं है कि मतलब आपका अधिकार है, आपको जब कोई पीठ पे मारेगा ना तो आप आह करोगे, ऐसा नहीं है, रखना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को वायरल करिए अच्छे से दबा करके, हेट करिए मुझे। थोड़ा बवाल तो राजनीति में सीक्रेट एजेंट्स के साथ मिलकर मनाना है, ठीक है। अब इस देश में इतना परिवर्तन ही नहीं, आप जानते ही हो, हमारे एक चीज़ जानते हो ना आप कि देश में चीज़ों को बदल सकता है अगर आपके देश के सीक्रेट एजेंट्स आपके साथ हों तो। अब सीक्रेट एजेंट्स कौन? सीक्रेट एजेंट्स मतलब भारत खुद के जो सीक्रेट स्पाइज हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो आपके लिए काम करेंगे, चिंता मत करिए, क्योंकि उनमें जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं और उनकी क्षमताएं आप जानते ही हो, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मेजर मोहित शर्मा को तो जानते ही हो आप, है ना, कैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े कांड करके आए हैं। तो ये तो इंडिया है भाई, इंडिया में तो सब पैसे भी बिकते हैं, समझ रहे हो ना। मैं अपने मेजर मोहित शर्मा जैसे लोगों को बिकने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेजर मोहित शर्मा जैसे लोग क्या कर सकते हैं किसी देश के अंदर जा कर के, उन लोगों के साथ वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो
इशारों को समझिए, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, बदलेंगी, मतलब बदलने वाली नहीं है अभी, वो कब बदलेंगी, जब जब कहते हैं ना मेरा उदय होगा। और ये जो सूर्य दिख रहे हैं आपको, सूर्य नारायण, ये मेरे उदय का और आपकी भाग्य के उदय का समय है। तो 11% हैं आप पूरे देश में, शुरू हो जाइए धमाल मचाने को, मज़ा आने वाला है। बाय।